हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रोटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेसिक टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और समझते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। किसी रिजिड बॉडी के मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ढंग से समझने के लिए हम यहां पर एक रिजिड बॉडी कंसीडर करेंगे जो कि किसी रैंडम शेप का होगा और ये एक फिक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा होगा। तो यहां पर मैं एक रैंडम शेप का पहले रिजिड बॉडी ड्रॉ करता हूं। ये हमने रिजिड बॉडी ड्रॉ कर दिया और ये किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, ये मान लो ये फिक्स एक्सिस है, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा से। क्लियर है सबको। हमने यहां पर क्या कंसीडर किया, एक रिजिड बॉडी जो कि रैंडम शेप का है, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। अब मैं इसके ऊपर एक मास एलिमेंट चूज करूंगा। तो यहां पर हम एक मास एलिमेंट डीएम कंसीडर करते हैं और ये डीएम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r डिस्टेंस दूर है, राइट। अगर आप इस ओमेगा को देखोगे तो ओमेगा का डायरेक्शन यहां पर किधर होगा भाई, एक्सियली अपवर्ड। देखो ये घूम रहा है ऐसे, तो राइट हैंड थंब रूल से ओमेगा हो गया ऊपर की तरफ, r दिख रहा है इधर की तरफ, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री। सही है क्या। और अगर ये हो गया तो क्या हम इस डीएम एलिमेंट की स्पीड बता पाएंगे। ये जो डीएम एलिमेंट है इसकी वेलोसिटी हम सब जानते हैं, v इक्वल्स टू हो जाएगा ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, क्योंकि ओमेगा और r के बीच का एंगल है 90 डिग्री, इसीलिए मैग्नीट्यूड हो जाएगा ओमेगा r sin 90 दैट इज 1। तो v इक्वल्स टू ओमेगा। ठीक है, यहां तक बात हो गई। अब मुझे इस पूरे रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखना है, क्योंकि रिजिड बॉडी फिक्स एक्सिस के बाद रोटेट कर रहा है, तो इसके काइनेटिक एनर्जी को हम बोल देंगे रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। यानी कि हमें अब इस रिजिड बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। क्योंकि रिजिड बॉडी एक रैंडम शेप का है, इसीलिए हम पूरे रिजिड बॉडी पे एक साथ काम नहीं कर सकते। यहां पर हम डीएम एलिमेंट पे काम कर पाएंगे और मैं डीएम एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा डी के इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स डीएम और साथ में इसके स्पीड का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा आर स्क्वायर। देख लो ठीक से, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो डी के हो जाएगा 1/2 टाइम्स डीएम ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर। सही है क्या। और अगर ऐसा है तो क्या मैं अब इस पूरे रिजिड बॉडी का रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूं, एंड दैट विल बी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डी के। देखो ये जो आपको एक टर्म मिला काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मास एलिमेंट, अगर मैं इसको पूरे बॉडी के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो ऐसे में मुझे पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा। इसीलिए मैंने लिख दिया काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डीके। और डीके की वैल्यू कितनी है भाई, 1/2 डीएम टाइम्स ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स डीएम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, इसमें से कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं। तो कौन कौन सा टर्म आपको यहां पर कांस्टेंट दिखाई देता है। एक तो 1/2 कांस्टेंट है, डीएम ओमेगा स्क्वायर और आर स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये एक रिजिड बॉडी है, तो रिजिड बॉडी जब भी घूमेगा तो इसके हर एक एलिमेंट का ओमेगा सेम हो जाएगा। तो इस पूरे रिजिड बॉडी के लिए हर एक एलिमेंट का ओमेगा सेम होगा। तो यहां पर ओमेगा हो गया कांस्टेंट, 1/2 कांस्टेंट। बात रही डीएम और आर स्क्वायर के बारे में, तो आप इस रिजिड बॉडी को जब इंटीग्रेट करोगे तो बहुत सारे मास एलिमेंट के साथ आर स्क्वायर को जोड़ोगे, तो डिफरेंट लोकेशन पे जब आप डीएम कंसीडर करोगे तो ऐसे में सबका जो सेपरेशन फ्रॉम द फिक्स एक्सिस है वो अलग अलग हो जाएगा। यानी कि डीएम और उसका आर अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग होगा। तो डीएम टाइम्स आर स्क्वायर यहां पर है वेरिएबल, इसीलिए हम यहां पर केवल और केवल काइनेटिक एनर्जी रोटेशन वाले टर्म में केवल और केवल 1/2 और ओमेगा स्क्वायर को बाहर निकाल पाएंगे और यहां पर बच जाएगा इंटीग्रल ऑफ डीएम टाइम्स आर स्क्वायर। अगर ये बॉडी का ज्योमेट्री नोन होता हमें तो इसके इंटीग्रल वाले पार्ट को हम लोग सॉल्व कर पाते, कोई दिक्कत वहां पर नहीं होती। यहां पर ये रैंडम शेप का है, इसीलिए वो वाला पार्ट अभी तुरंत सॉल्व नहीं होगा। लेकिन इस वाले पार्ट पे कमेंट कर सकते हैं। क्या कमेंट है सुनना आप, जब भी आप किसी भी रिजिड बॉडी का काइनेटिक एनर्जी निकालने जाओगे, चाहे वो किसी भी शेप का हो और वो किसी भी एक्सिस के बाद घूम रहा हो, जब उसका आप काइनेटिक एनर्जी निकालने जाओगे तो बार बार ये जो इंटीग्रल ऑफ डीएम टाइम्स आर स्क्वायर का टर्म है ये रिपीट होगा। और ये केवल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप इस पूरे बॉडी का एंगुलर मोमेंटम भी कैलकुलेट करने जाओगे तो ये वाला जो पार्ट है वो बार बार अपीयर होगा उस डेरिवेशन में। ओके,
ये जो पार्ट है, इसी पार्ट को हमने नाम दिया है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इस वाले पार्ट को हम कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका भाई? इस रिजिड बॉडी का अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि यहां पर आप देखो बेटा, आर एक टर्म दिख रहा है आप सबको, और आर का जो टर्म है वो डिपेंड करता है कि एक्सिस कहां पर है, क्योंकि आपने एक्सिस के रेफरेंस से आर ड्रॉ किया है ना। तो अगर एक्सिस बदलेगा तो ये आर भी बदलेगा। ऐसे में यहां पर एक्सिस बोलना बहुत जरूरी है। तो ये जो dm टाइम्स आर स्क्वायर का इंटीग्रल है, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस, जो एक्सिस आपने चूज करा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप शॉर्ट में आई से डिनोट करोगे, कोई दिक्कत? अब इस मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टर्म की थोड़ी सी एनालिसिस भी कर सकते हैं। पहले मैं इसको लिख दूं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dm टाइम्स आर स्क्वायर। सही है क्या? यहां पर I किस पे डिपेंड करता है? तो यहां पर दो टर्म्स है, एक तो dm है, दूसरा आर स्क्वायर है। ओके, तो एक बात तो साफ है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस रिजिड बॉडी के मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर dm लिखा हुआ है, तो इंडिकेट करोगे तो मास का टर्म तो वहां दिख रहा है आप लोगों को। तो यहां पर पहली बात तो ये होगी, पहला कमेंट तो ये हो गया कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रिजिड बॉडी अबाउट द गिवन एक्सिस विल डिपेंड ऑन द मास ऑफ रिजिड बॉडी। एंड द सेकंड वन इज, अनदर वन इज, how the mass has been distributed about this axis of rotation। ये जो r है वो बताता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से मास कितना दूर है। तो जब आप डिफरेंट, यानी इसको इंटीग्रेट करोगे तो डिफरेंट मास एलिमेंट के साथ आर स्क्वायर के टर्म को भी ऐड कर रहे होगे, तो अलग अलग मास एलिमेंट अलग अलग आर पर होगा। तो ये जो टर्म टोटल है हमें ये बताएगा कि किस तरीके से मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है अबाउट दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला डिपेंड करता है बेटा मास पर, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर। दूसरा डिपेंड करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पर, मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अरे क्लियर है सबको? अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी जिस एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना चाहते हो, उस एक्सिस से मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है इस पर भी डिपेंड करता है। अभी हमने बात करी किसी रिजिड बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में, अब हम बात करेंगे किसी पार्टिकल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। एक एक्सिस है ये, और इस एक्सिस से r डिस्टेंस दूर कोई पार्टिकल है जो कि इस सर्कुलर पाथ पे ऐसे घूम रहा है। ओके राइट, इस एक्सिस के अबाउट पार्टिकल का मास है m। तो क्या हम इस पार्टिकल के लिए इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख पाएंगे? देखना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम सब जानते हैं ये होता है dm टाइम्स आर स्क्वायर फॉर अ रिजिड बॉडी। लेकिन यहां तो एक पार्टिकल है, तो पार्टिकल है तो पार्टिकल का मास भी डेफिनेट और इसके लिए आर भी कांस्टेंट। तो ऐसे में ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे। तो डायरेक्ट अपन यहां पर लिख पाएंगे I फॉर अ पार्टिकल। किसी पार्टिकल के लिए हम लिख पाएंगे यहां पर I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, जहां पर m जो है उस पार्टिकल का मास है और r है इस गिवन एक्सिस से सेपरेशन। क्लियर है सबको? अभी हमने आपको बता दिया कि किसी पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, किसी रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं। साथ ही हमने इसके बारे में कुछ एनालिसिस भी करी, इसका मतलब समझा कि dm का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब क्या है। अब इसी एनालिसिस को ढंग से समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसीडर करेंगे। हम यहां पर एक डिस्क कंसीडर कर रहे हैं। ओके, ये एक डिस्क है और ये डिस्क जो है वो एक एक्सिस के अबाउट, ये मैं मान लेता हूं इसका एक एक्सिस ये, ठीक है, इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। इस डिस्क का मास है m और रेडियस है r और यहां घूम रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ठीक है भाई, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है id मतलब आई डिस्क। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। अब एक काम करते हैं कि इस डिस्क को मेल्ट कर देते हैं, पिघलाते हैं और पिघला करके सेम डायमेंशन का एक रिंग बनाते हैं। तो जब इसका रिंग बनाएंगे तो कुछ इस तरह का शेप बनना चाहिए। देखना यहां पर, इसको मैं क्लोन कर लेता हूं, ये हो गया एक रिंग। ओके, और रिंग का ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है भाई, और यहां पर अब रिंग है तो सारा मास कहां पहुंच गया? इसके सरकमफेरेंस पे। पहले डिस्क था तो मास जो है पूरे सरफेस से फैला हुआ था, फिलहाल ये सारा मास कहां पहुंच गया?
इसके सरकमफेरेंस पे। मास तो उतना ही है, रेडियस भी उतना ही रखा हमने। मास उतना ही इसीलिए है क्योंकि हमने डिस्क को मेल्ट किया और इसे एक रिंग में कन्वर्ट कर लिया। पहले क्या था भाई, पहले ये था डिस्क और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें भाई, तो रिंग में कन्वर्ट कर दिया। और इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई आर। तो हमें एक कंपैरिजन चाहिए आई डी और आई आर के बीच में। क्या दोनों इक्वल होंगे, क्या आई डी बड़ा होगा या फिर आई आर बड़ा होगा, ये अपन को यहां पर बात करनी है। देखो बेसिक डेफिनेशन से हम ये जानते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बात करता है मास के बारे में और मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अबाउट द गिवन एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर मास तो दोनों का इक्वल है, तो हमें बात करनी पड़ेगी केवल और केवल मास के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। देखो जब आप डिस्क के बारे में बात करोगे तो डिस्क में जितने भी मास हैं वो सारे मास को अगर आप एज ए पार्टिकल ज्यूम करोगे तो ये मास जो है 0 से लेकर के आर रेडियस तक फैले हुए हैं भाई यूनिफॉर्मली। देखो ठीक से, हर एक लोकेशन में आपको मास का डिस्ट्रीब्यूशन दिख जाएगा। जबकि रिंग वाले केस में सारे के सारे मास जो भी बीच में मास थे सारे के मास कहां पहुंच गए भाई, सरकमफेरेंस पे। तो आपको लग रहा होगा कि जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है इस वाले में 0 से r तक है, लेकिन यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन रिंग वाले केस में केवल सरकमफेरेंस पे है। तो मास का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नजदीक भी है दूर भी है, और यहां पर मास का डिस्ट्रीब्यूशन कहां चला गया, आर रेडियस पर, यानी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गया। मास काफी फैल गए, दूर दूर चले गए, नजदीक वाले मास से कहां चले गए, दूर चले गए। और दूर जाने के कारण यहां पर आप देखना बेटा डीएम तो उतना ही है, लेकिन आर की वैल्यू बढ़ गई रिंग वाले केस में। तो रिंग के केस में क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा दूर हो गया एज कंपेयर टू डिस्क, तो ऐसे में हम ये कह पाएंगे कि आई ऑफ डिस्क इज लेस देन आई ऑफ रिंग। कैसे कहा हमने ये, हमने बस ये सोचे कहा कि ये जो आई होता है ये डिपेंड करता है मास पर और मास के डिस्ट्रीब्यूशन पर। तो मास जितना ज्यादा एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट उतना ही ज्यादा होगा। तो रिंग में मास का डिस्ट्रीब्यूशन एक्सिस से काफी दूर था एज कंपेयर टू डिस्क। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होना चाहिए इस गिवन एक्सिस के अबाउट एज कंपेयर टू डिस्क। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को ढंग से समझते हो, साथ ही आई इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ डीएम टाइम्स आर स्क्वायर की एनालिसिस भी कर चुके हो ढंग से, तो आपके लिए एक प्यारा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है, बिल्कुल एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हम बात करेंगे एक रिंग के बारे में, एक रिंग के बारे में बात करेंगे। एक रिंग कंसीडर करते हैं, देखना यहां पर हमने एक रिंग कंसीडर कर लिया, ठीक है भाई। और रिंग के साथ हम एक वायर भी जोड़ेंगे, यहां पर एक डायमीटर वाला वायर है और पूरा सिस्टम जो मैंने ड्रॉ किया इसका मास है m और रेडियस है r। देख लो ये जो रिंग है साथ में एक वायर बीच में डायमीटर के अलॉन्ग है, ये पूरा मिलाकर के कंबाइंड मास है m, रेडियस है इसका r, और ये फिक्स एक्सिस के अबाउट, किसी फिक्स एक्सिस के अबाउट, कोई फिक्स एक्सिस में ड्रॉ कर लेता हूं यहां पर, इसके अबाउट रोटेशन कर रहा है, प्योर रोटेशन, ठीक है ना, घूम रहा है इस तरीके से, ऐसे घूम रहा है। अब एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक मैं इंसेक्ट ड्रॉ करता हूं। ये है एक इंसेक्ट यहां पर, ओके, जो भी इस एंड में बैठा हुआ है और इस इंसेक्ट का मास है m, इस एंड का नाम मैं a रखता हूं, ये एंड है b और सेंटर है o जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा है। ये इंसेक्ट a एंड से चलते हुए क्रॉल करते हुए b एंड तक पहुंचता है। आपको कमेंट करके बताना है कि क्या इस गिवन सेटअप में ये रिंग प्लस इंसेक्ट की बात कर रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, या फिर पहले डिक्रीज होके फिर इंक्रीज होगा, या फिर पहले इंक्रीज होके फिर डिक्रीज होगा, ये पूछा गया आपसे। तो देखो यहां पर बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एनालिसिस के बेसिस पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जब भी ये इंसेक्ट रोटेट करता है, मूव करता है ए से बी तक, इस पूरी घटना में रिंग का जो ज्योमेट्री है वो चेंज नहीं होता, ओरिएंटेशन बदलता है लेकिन ज्योमेट्रिकल कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब ये हो गया कि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब होता है मास एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस, और दोनों ही इस रिंग के लिए चेंज नहीं हो रहा, रिंग के वायर के लिए भी चेंज नहीं हो रहा, तो रिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है। तो रिंग का अपना जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट दिस गिवन एक्सिस, ये तो चेंज नहीं होगा, चेंज जो भी होगा वो इस इंसेक्ट का होगा। अब आपको मालूम है कि I इक्वल्स टू एम आर स्क्वायर, यानी कि R जितना ज्यादा होगा उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। तो जैसे जैसे नजदीक आएगा इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, पहले
रेडियस की वैल्यू घटती जाएगी। शुरू में तो आर की वैल्यू देखो कितना है, आर के बराबर, और फिर ये आर की वैल्यू 0 हो जाने वाला है। पहले ये ए पे था, फिर बाद में ये कहां पहुंच गया, ओ पर। तो ए पे था तो आर की वैल्यू कैपिटल आर है भाई, और जैसे ओ पे पहुंचा तो आर की वैल्यू कितनी हो गई, 0 के बराबर। और जब ये पार्टिकल यानी कि ये जो इंसेक्ट है क्रॉल करके बी पर पहुंच गया, तो बी पर पहुंचने पर आर की वैल्यू फिर से क्या हो गया, कैपिटल आर। यहां पर आर की वैल्यू फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज होकर यहां पहुंच गया। और हम जानते हैं आई की वैल्यू होती है, इसके लिख पाएंगे हम लोग m इंटू आर स्क्वायर। तो क्योंकि आर पहले डिक्रीज किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले डिक्रीज करेगा, और फिर एक मिनिमम वैल्यू ओ पर अटेन करेगा, और फिर वापस जाकर के आर जब इंक्रीज करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इंक्रीज करेगा। तो अपना रिजल्ट, अपना आंसर ये है कि पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम विल डिक्रीज, और इसका मिनिमम वैल्यू होगा एट ओ, और उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम विल इंक्रीज। कहां पर भाई, जो कि इनिशियल वैल्यू के बराबर है वो हो जाएगा जब ये इंसेक्ट बी पर पहुंच जाएगा।